नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। 88 सीटें और लोकसभा चुनाव का दूसरा फेज है। आज 13 राज्यों में ये चुनाव होने हैं, जिसमें आज जो मुकम्मल हो जाएगी वोटिंग वो है राजस्थान और केरल। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की दूसरे दौर की वोटिंग शुरू हो गई है। बड़ी खबर के साथ इस वक्त की शुरुआत कर रहे हैं। 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। न्यूज नेशन भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि अगर आपके क्षेत्र में भी आज वोटिंग हो रही है, आपका वोट वहां पर है, तो अपने घर से निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल अवश्य कीजिए। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बढ़ चढ़कर पोलिंग बूथ पर जो है वो लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। पोलिंग की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे दौर के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर यह मतदान, जिसमें 1200 से ज्यादा कैंडिडेट्स इस वक्त मैदान में हैं। 2000 से ज्यादा पोलिंग बूथ सज धज कर तैयार हैं लोकतंत्र के इस महापर्व पर। और दूसरे दौर की इस वोटिंग के लिए तमाम मतदाता भी पूरे उत्साह में हैं। और सरकारों की तरफ से भी यही कोशिश की जो कमी पहले दौर में देखी गई, पहले फेज में देखी गई, उसे दुरुस्त किया जाए। ज्यादा से ज्यादा वोटर्स अपने घरों से निकलें। लगातार बैठकें की गई शासन प्रशासन की तरफ से, और कोशिश यही कि वोट किसी को भी करिए, लेकिन वोट जरूर करिए। और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हैं। जोधपुर से आशुतोष, बेंगलुरु से यासिर, कोलकाता से तापस, सेन गुप्ता और बागपत से धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी, लगातार न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों तक हर तस्वीर और मतदान को लेकर हर अपडेट पहुंचाएगा। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त बागपत से हमारे साथ जुड़ रहा है। धीरेन्द्र, बागपत में क्या स्थिति है? क्या आपको वोटर जो वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी लाइन कितनी नजर आ रही है, व्यवस्थाएं क्या नजर आ रही है? और जरा यहाँ के राजनीतिक समीकरण और यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनको भी समझाइएगा, वो कितना यहाँ पर असरदार रहेंगे वोटिंग के दौरान। देखिए, मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि यहाँ आपको पहली खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलेगी। पहले फेज में आपने जो देखा उससे उलट एक तस्वीर है। ये लंबी लाइनें हैं। 6:45 से अलग अलग समय पर ये लाइनें यहाँ लंबी उस समय थी जब वोट भी नहीं हुआ, उस समय तक लाइनें लग चुकी थी। मेरे साथ जो पहली वोट डाल के निकले वो भी हैं। एक बार पहले उनसे बात कर लेता हूं, फिर आपके पास उस राजनीतिक समीकरण को कि ये वो सीट है जिसने इस देश के 5वें प्रधानमंत्री को यहां से चुना था। ये वो सीट है जहां से इस राज्य के 5वें मुख्यमंत्री और पूरे उत्तर भारत के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री को चुना था। तो सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत लंबे समय तक राजनीति इस देश और राज्य की राजनीति को गवर्न करती रही। आप सुबह ही पहला वोट डाल दिया है? सबसे पहला वोट मेरी पत्नी ने डाला। अच्छा, दूसरा मेरा था। अच्छा, पूरा क्या एकदम पहला वोट पहला वोट डालने का हमेशा ये रहता है यहाँ, हमेशा पहला वोट डालते हैं। अच्छा, इशू क्या रहता है? इशू ये रहता है कि भाई अपने क्षेत्र का विकास हो। विकास? हाँ, और विकास हुआ है इस बार हुआ? हाँ जी। इस बार आपको भी लग रहा है बहुत अच्छा विकास हुआ जी। चलिए, देखिए, मैंने आपको बताया ये फर्स्ट टाइम वोटर थे, लेकिन लक्ष्मी, जो सबसे बड़ी बात है, बागपत वो इलाका है जो ये तय करता रहा लंबे समय तक कि आखिर किसानों की राजनीति का रुख किस तरफ रहेगा। अगर हम किसी जाट लैंड की, जो कि मीडिया में बहुत चर्चित रहता है, उसकी बात करते हैं तो उसकी कैपिटल यही है, उसकी राजधानी यही है। 1967 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। हालांकि इस सीट से 1937 में पहली बार चौधरी चरण सिंह एक असेंबली का चुनाव जीत। जाहिर तौर पर बहुत अहम सीट और बहुत अहम समीकरण यहाँ पर रहते हैं। और वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और वोटिंग शुरू होने के बाद पीएम मोदी ने ये किया है ट्वीट और लिखा है, रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। तो लक्ष्मी, देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं वोटर्स को उत्साहित करते हुए पीएम बिल्कुल जनता से भारी मतदान करने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, सभी लोगों से रिकॉर्ड संख्या में भाग लेने का आग्रह करता हूं। भारी मतदान करके देश की जनता लोकतंत्र को मजबूत करे। जितना अधिक मतदान होगा उतना ही मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। खासकर देश के युवा और महिला मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें। आपका वोट आपकी आवाज है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। तो लगातार तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। और जोधपुर से आशुतोष हमारे सहयोगी सीधा उन्हीं का रुख किए लेते हैं। तो जोधपुर की अगर बात करें तो एक तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत की हैट्रिक की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक न्यू कमर मैदान में है कांग्रेस की तरफ से।
और एक और नाराजगी भी यहां पर राजपूत समाज की देखने को मिली है। तो काफी इंटरेस्टिंग समीकरण यहां पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या हैट्रिक हो पाएगी या फिर एक नया चेहरा लोगों को लुभाने में कामयाब रहेगा? आशुतोष, अब देखिए, जहाँ तक यहाँ पे वोटों के समीकरण की बात करते हैं कि अलग अलग जाति के यहाँ पे वोटर्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर संख्या की बात करते हैं तो वो राजपूत वोटर्स हैं। 4 लाख से ज़्यादा यहाँ पर राजपूत वोटर्स हैं। लेकिन अब ये राजपूत जो वोटर्स हैं ये भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने जो कैंडिडेट है कांग्रेस से करण सिंह उचियाड़ा, वो भी राजपूत हैं। अब दूसरे अगर वोटर्स की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक तकरीबन 2,40,000 के आसपास अल्पसंख्यक हैं। लेकिन जीत तय करने वाले अगर समीकरण की बात करते हैं तो वो होंगे बिश्नोई और जाट की बात करते हैं। ये वो वोटर्स होंगे, समाज के वोटर्स होंगे जो जिस तरफ अपना एक बड़ा रुख तय कर लेंगे उसकी जीत होती हुई दिखाई देगी। जहाँ तक ग्राउंड्स की बात करते हैं, 2 साल से बैक टू बैक जीतते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत नजर आ रहे हैं। सामने एक फ्रेश फेस है। राजस्थान में राजपूत समाज की नाराजगी का एक जो बड़ा मुद्दा है वो सामने निकल के आया था। हालांकि माफ़ी की बात जो है वो लगातार सामने आई, उस बात को बार बार सामने रखा भी गया कि माफ़ी मांग ली गई है, लेकिन अंतिम समय तक राजपूत समाज इसी बात पर अड़ा रहा कि टिकट आखिर क्यों नहीं काटा गया। तो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में, खास तौर पे मैं बात करूं मेवाड़ क्षेत्र में, जहां पे सबसे ज्यादा संख्या में राजपूत जो हैं वो रहते हैं। और अब जो दूसरे चरण का चुनाव है 13 लोकसभा सीटों पर, जोधपुर के साथ साथ आज नजर कोटा पर भी रहेगी, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वीआईपी सीट है, हॉट सीट है। समीकरण क्या बनते हैं इस पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाताओं से वोटिंग की अपील की है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पहले चरण में जो है वो संभावनाएं जो थी उसके मुताबिक मतदान की स्थिति नजर नहीं आई। इस बार चुनाव आयोग की ओर से लोगों से अपील की गई है, क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। हमारे सब मतदाता अधिक से अधिक संख्या में वोट देने जरूर आए, जरूर आए, जरूर आए। हमारा उनसे आग्रह है, अनुरोध है, गुजारिश है, अपील है कि उन्हें आना चाहिए, बड़ी संख्या में आना चाहिए। यानी महिलाओं को, युवाओं को, ओल्ड एज को, सबको आना चाहिए। और आने के साथ साथ हमारा एम्बेसडर भी बनना चाहिए, हमारा इन्फ्लुएंसर भी बनना चाहिए। अपने साथ कुछ ना कुछ दोस्तों को, कुछ ना कुछ साथियों को, परिवार के साथ के लोगों को लेके मतदान देने आना चाहिए। नथिंग लाइक वोटिंग। बड़ा गर्व का विषय है वोटिंग करना। आना चाहिए जरूर। मुझे उम्मीद है कि आज सब आएंगे। आपसे अपील है कि जरूर वोट देने आए। लगातार ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, और क्या कुछ सुगबुगाहट है ये जानने के लिए सीधे अब यासिर का रुख किए लेते हैं। बेंगलुरु से हमारे साथ हैं यासिर। क्या कुछ इस सीट पर समीकरण बैठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ डीके सुरेश है तो वहीं सीएन मंजुनाथन को दूसरी तरफ से बीजेपी ने उतारा है, मंझे हुए हैं और राजनीति में बड़ा तजुर्बा है, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि देश के सबसे अमीर कैंडिडेट खड़े हैं कांग्रेस की तरफ से। तो क्या कुछ यहां पर सुगबुगाहट है और वोटर्स की लाइनें, कतारें कितनी लंबी हैं, क्योंकि साउथ को अब किला बनाने में बीजेपी जुटी है, धुआंधार प्रचार हुआ है। क्या कुछ तस्वीरें वहां से दिखाई? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मैं पिछले 15 साल से यहाँ से चुनाव कवर करते आया हूँ। इतनी ज़्यादा संख्या में लोग मैंने आज पहली बार देखे हैं जो कि इतने सवेरे यहाँ पर पहुँचे। हमेशा दिखते थे कि 4 से 5 लोग ही सुबह सुबह पहुँच जाते थे 7 बजे, लेकिन आज देखेंगे आप कि लोगों की कतार 7 बजे ही कितनी लंबी है। सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वोट देने के लिए। अगर हम बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, जिस पर डीके सुरेश जो कि डीके शिव कुमार के भाई हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके सामने बीजेपी ने उतारा है चुनावी मैदान में डॉक्टर श्री मंजुनाथ को, जो कि दामाद है पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के। पिछली बार जो है कर्नाटक में कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट जीती थी, वो यही बेंगलुरु ग्रामीण सीट थी। और इस बार जिन 14 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसमें से एक सीट जेडीएस को मिली थी और एक सीट कांग्रेस को मिली थी। लेकिन अब समीकरण जो है बदल चुका है, राजनीतिक समीकरण। इस समय कांग्रेस की सरकार यहाँ पर है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां चल रही थी चुनाव को लेकर दोनों तरफ। यासिर, हम लौटेंगे आपके पास। गाजियाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग ने परिवार के साथ वोट डाल दिया है
और वो अपने पोलिंग सेंटर पर आज पहले वोटर थे और इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन पहला वोटर होना, जाहिर तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, परिवार के साथ पहुंचे हैं और लोगों को उत्साहित करना है। क्या कुछ कहा ये सुनते हैं। आया है आपके? मेरा पूरा परिवार साथ आया, मेरी पत्नी है, मेरे दोनों बेटे हैं, दोनों बहुएं हैं, छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह है? बच्चों को छोड़ के तीनों पोते पोती मेरे साथ आए। क्या वजह है जो बच्चों को लेकर आए हैं आप? उन्हें दिखना चाहिए ना कि मतदान क्या होता है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उन्हें समझ आना चाहिए। इनके लिए एक ट्रेनिंग भी है और एक लिसनिंग भी है और एक उनके लिए एक्सपीरियंस भी है। तो गाजियाबाद में अतुल ने वोट डाला है। उन्होंने लोगों से अपील भी की है और कहा है कि घर से निकलें, वोट डालें, अपने परिवार के साथ वो पहुंचे। लेकिन बुलंदशहर पे इस वक्त क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? राहुल डवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, देखिए, बेहद महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। 2 बार से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। इस बार कितनी लंबी लाइन सुबह सुबह नजर आ रही है? क्या वहां के समीकरण राजनीति का बता पाए इस वक्त? देखिए, अगर समीकरण के लिहाज से बात करें, क्योंकि दोनों ही जो मौजूदा सांसद है वो एक दूसरे के सामने है, त्रिकोणीय मुकाबला है, बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ थोड़ी देर में भोला सिंह भी होंगे, उन्होंने पहला वोट डाला है और यही अपील न्यूज़ नेशन भी लगातार अपने दर्शकों से कर रहा है कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान, और वही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और भोला सिंह हमारे साथ चंद पलों में जुड़ने वाले हैं और यहाँ पर इसलिए दिलचस्प मुकाबला हो जाता है क्योंकि भोला सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोला सिंह जी, अगर आपने पहला वोट डाला है, एक बार आप उंगली दिखा दीजिए। और ये उंगली ना सिर्फ जो मौजूदा सांसद हैं उनकी है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये उंगली उन तमाम दर्शकों के पास हो जिनके इलाके में आज मतदान होने वाला है। क्या अपील करेंगे? पहले मतदान फिर जलपान? जी बिल्कुल, पहले मतदान और उसके बाद जलपान। मैंने अपने मत का प्रयोग किया है मजबूत लोकतंत्र के लिए, विकसित भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए मैंने अपने मत का प्रयोग किया है। सभी देश के नागरिकों के पास अपना अधिकार है मजबूत सरकार चुनने का। 5 साल के लिए देश की मजबूत सरकार अपने मत का प्रयोग करके सब लोग चुने। मुश्किल रहा आपके लिए ये चुनाव, क्योंकि दोनों जो सिटिंग सांसद एक दूसरे के सामने रहे, त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता है, दिल्ली के बेहद पास है यहाँ पर। देखिए, जो आप जिन दूसरे सांसद जी की बात कर रहे हैं वो मुझे कहीं प्रचार में नहीं देखे, किसी हमारे कार्यकर्ताओं को कहीं प्रचार में नहीं देखे। मुझे नहीं लगता कि वो कहीं प्रचार में गए हैं या निकले हैं घर से। वो शायद नगीना या मुरादाबाद बैठ के चुनाव लड़े हैं और जिस तरीके से पिछली बार महागठबंधन होने के बावजूद बुरी तरीके से हार के उनके प्रत्याशी यहाँ से गए थे, तो लोकल कोई प्रत्याशी उनको मिला। पहले चरण का मतदान हुआ तब बहुत ज़्यादा वोटिंग टर्नआउट नहीं था, तो लगता है कि इस बार वोटिंग टर्नआउट बढ़ेगा? बिल्कुल वोटिंग टर्नआउट बढ़ेगा, ये उत्साह देख रहे हैं सब लोगों का और ये उत्साह पूरे जनपद में है। बुलंदशहर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। 2014 और 2024 2014 और 19 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड 2024 में बनेगा। ऐतिहासिक मतों के साथ में ये लोकसभा विजयी होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में बुलंदशहर की सीट उनकी झोली में जाएगी। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे भोला सिंह, जो मौजूदा सांसद है, और उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा टक्कर नहीं है, प्रधानमंत्री के छवि के नाम पर उन्हें ज़रूर विजयश्री मिलेगी। जी बिल्कुल, आपके पास राहुल लौटेंगे। कोलकाता से तापस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधे उन्हीं का रुख किए लेते हैं क्योंकि ये चप्पे चप्पे की खबर, न्यूज़ नेशन हर बूथ की खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो अगर बात करें इस चरण की, तो 3 सीटों पर चुनाव जो है, आज वोटिंग जो है वो होनी है, जिसमें से 2 पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता है। तो ऐसे में कितना इंटरेस्टिंग होगा आज का ये वोटिंग और वोटर्स के लिए कितना मुश्किल किसी एक को चुनना? जी देखिए, आज काफ़ी महत्वपूर्ण 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में चुनाव होने हैं, खासकर दार्जिलिंग और बालूरघाट में, क्योंकि एक तो दार्जिलिंग में के लोगों का बहुत सालों से, कई दशकों से डिमांड रहा है कि उन्हें गोरखालैंड चाहिए, लेकिन कोई भी पार्टी, बीजेपी लगातार वहां पर 3 बार जीत चुकी है, यशवंत सिंह के समय से जीतती आई है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये गोरखालैंड के जो मुद्दा है इसे अभी तक सुलझा नहीं पाई है बीजेपी। तृणमूल कांग्रेस ने भी कई कमिटमेंट्स किए थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी इसे सच नहीं कर पाए हैं, इसलिए लोग थोड़े नाराज है बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस या कोई भी पार्टी से। लेकिन कहीं ना कहीं दार्जिलिंग में हम जब घूम रहे थे तब एक चीज़ समझ में आया कि नरेंद्र मोदी एक चेहरा है, तो उनके ऊपर विश्वास। अब देखना यह है कि एक तो पहाड़ी इलाका है दार्जिलिंग का, एक सिलीगुड़ी का इलाका है। अब लोग पहाड़ और सिलीगुड़ी ये दोनों के मतदान करने के मुद्दे अलग होते हैं, तो इस बार लोग किसे चुनते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो दूसरे छोर पर अगर हम बालूरघाट आ जाए तो बालूरघाट में
लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक में मैसूर में चुनाव आयोग की टीम की बड़ी कार्रवाई। मैसूर के राममनहल्ली से करीब 82 लाख रुपए जब्त किए गए और इससे संबंधित जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा सके हैं आरोपी, ये भी जानकारी मिल रही है। चुनाव आयोग की टीम ने 82 लाख रुपए जब्त किए जिसकी कोई जानकारी नहीं है। यासिर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। यासिर, क्या कुछ जानकारी? मैसूर में चुनाव आयोग की टीम ने 82 लाख रुपए जब्त किए हैं, कहां जा रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए देर रात जो है चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने ये जब चेकिंग चल रही थी तब ये पैसा जब्त किया। हालांकि जो लोग ये पैसा ले रहे थे उनका कहना था कि वो एटीएम के लिए ये पैसा ले रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है दस्तावेज नहीं थे, जिसके बाद चुनाव आयोग के जो कर्मचारी थे उन्होंने उस पूरे पैसे को सीज किया है। और अभी जो है पूरी जाँच चल रही है कि आखिर जो ये लोग बता रहे हैं कि ये पैसा एटीएम के लिए था लेकिन दस्तावेज क्यों नहीं है, तो उसकी जाँच चल रही है फिलहाल। लेकिन अगर हम देखें पिछले 10-15 दिनों में तो करोड़ों रुपए जो है जब्त किए हैं चुनाव आयोग ने। सभी पार्टियों के जो है लोग हैं उनके पास से पैसा जब्त हुआ है, ये नहीं कि एक पार्टी, सभी पार्टियों के पास से ये पैसा जब्त हुआ है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार सख्ती दिखाई और जगह जगह पर जो है नाके लगाए गए थे। कई बार हमने देखा कि गाड़ियों में पैसे लिए जा रहे थे, कई बार बसों में पैसे लिए जा रहे थे। कड़ी चौकसी इस बार थी सुरक्षा चुनाव आयोग की और यही वजह है कि हमने देखा इस बार करोड़ों रुपया जो है जब्त किया गया। और ये जो है चुनाव से ठीक पहले, अब मतदान से ठीक पहले हम देख रहे हैं कि करीब 88 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। हालांकि अभी तक जो है चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या वाकई ये पैसा जो है एटीएम के लिए था या नहीं, क्योंकि दस्तावेज जो है अभी तक उन लोगों ने नहीं दिए हैं जो ये पैसा लेके जा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि किस तरह से इस बार भी चुनाव में जो है पैसे का इस्तेमाल किया गया है। हमने देखा लगातार जो है चुनाव आयोग धीरेन्द्र का रुख किए लेते हैं, जाटलैंड से वो तमाम जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। तो बागपत में भी त्रिकोणीय मुकाबला है इस वक्त और क्या कुछ समीकरण वहां पर बैठाने की कोशिश की गई, क्योंकि विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश जरूर की जा रही थी, लेकिन फिर भी कई सीटों पर यह त्रिकोणीय मुकाबला जाहिर है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी समीकरण बैठाने में रह गई। देखिए ये गठबंधन है जो 2009 के बाद आरएलडी वापस एनडीए के फोल्ड में लौटी है और इस बार एक और नया प्रयोग है जो खुद जयंत चौधरी ने किया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहली बार 47 सालों में चौधरी खानदान से यानी चौधरी चरण सिंह परिवार से कोई शख्स चुनाव मैदान में नहीं है। इस तरह का बदलाव जब उनसे ये सीट दी गई उस वक्त सबने सोचा था कि शायद वो या उनकी पत्नी इस सीट से लड़ेंगे, राज्यसभा से इस्तीफा देंगे, लेकिन बिल्कुल एकदम इस समय मौजूदा समय में परिवार की सीटों को देना बड़ा मुश्किल है। कम से कम हम लोग समाजवादी पार्टी का भी उदाहरण देख रहे हैं कि उन्होंने अपने जगह तमाम परिवार के लोगों को खड़ा किया, लेकिन जयंत चौधरी ने इस पूरे हिस्से से एक नए उम्मीदवार को जो उनकी पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है उसको खड़ा किया। तो बड़ा दिलचस्प है। लेकिन प्रवीण बैसला है दूसरी तरफ से जो गुर्जर समुदाय का काफी अच्छा वोट है और साथ में जो गठबंधन जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है उससे भी बहुत बेहतर तरीके से जो राजनीतिक और जातीय समीकरणों को रखा जाता है उसके हिसाब से अमरपाल को टिकट दिया गया है। धीरेन्द्र, अगर हम बागपत की बात कर रहे हैं वो विधायक चुने तो सबसे कड़ी टक्कर यहाँ पर भी है। जिन 3 सीटों की हम जिक्र कर रहे थे कि मेरठ हो और चाहे बागपत हो और चाहे अमरोहा हो, इसमें से बागपत का भी जिक्र होता है क्योंकि 2019 जितनी राह आसान यहाँ नजर नहीं आती है। मैं लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है, बेंगलुरु में नारायण मूर्ति और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने वोट डाला है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, लगातार तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। बेंगलुरु में नारायण मूर्ति ने वोट किया है और तस्वीरें भी कुछ देर में सामने आएंगी। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने भी यहाँ पर वोट डाला है। तो देखिए तमाम वो चेहरे जो अब तक प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे, वोट अपील करते हुए नजर आ रहे थे, अब तमाम वो चेहरे अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं और लोगों को भी उत्साहित किया जा रहा है। हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो पहला वोटर बने। ऐसे में लोगों को यहाँ पर यही प्रेरणा देने की कोशिश कि पहले मतदान बाद में जलपान।